नमस्कार, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम रोज़ लेकर आते हैं आपके लिए 25 ऐसे सवाल जो कि आपके पेपर में डायरेक्ट आपको मिलेंगे। अगर आप इन सवालों को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं मेरे साथ तो आपको ये भी सीखने को मिलेगा कहाँ आप गलती करते हैं, आपके सवाल सॉल्व करने का तरीका मेरे तरीके से कैसे अलग है, क्यों आपको ज़्यादा टाइम लग जाता है, कैसे आपको सवाल जल्दी करने हैं, कैसे आपको ऑप्शन से सोचना है, ये सारी चीज़ें आपको इन 25 सवालों के ज़रिए मैं सिखाने की कोशिश करता हूँ। तो इसी तरीके से पढ़ते रहिए, अगर इस बार सिलेक्शन नहीं हुआ तो सोचिए फिर क्या करेंगे? तो ये आखिरी चांस मान करके पढ़िए कि मुझे हर हाल में इस बार सिलेक्शन लेना है, चाहे जो हो जाए। खुद के अपने सबकी नज़रों में अपनी वैल्यू बढ़ानी है और अपने साथ पूरे परिवार के भी सपने पूरे करने हैं। तो पढ़ते रहिए, ऐसे ही एंजॉय करते रहिए। देखिए, बड़ा प्यारा सवाल है। ए बी और सी डी के समांतर है, ए सी बी डी के समांतर है। यदि एंगल ई ए सी बराबर 40 डिग्री है, ई ए सी बराबर 40 डिग्री है, एफ डी जी बराबर 55 डिग्री है, एफ डी जी बराबर 55 डिग्री है, ए एच ए बी हैव एक्स डिग्री है, तो एक्स का मान क्या हो? बड़ा प्यारा। देखो, मतलब मैंने इतना सरल सवाल नहीं देखा जीवन में कभी। मैं तो बस इतनी सी बात कहूंगा यहाँ पे छोटी सी कि अगर ये 55 है तो ये भी 55 होगा। होगा या नहीं बोलो? ए बी सी डी के समांतर है और ए सी बी डी के समांतर है। अगर ये दोनों समांतर हैं तो आपको पता है कि ये 180 माइनस 55 तो ये 52 वापस 55 हो जाएगा। अरे भाई, ये अल्फा तो 180 माइनस अल्फा, अब ये दोनों भी पैरेलल हैं तो इसका सम भी 180 होगा, इसका सम भी 180 होगा। ये कह सकते हैं। क्लियर है बात? क्योंकि अगर मैं इसको 180, अभी देखो मैं ये नहीं कह सकता कि ये आमने सामने के कोण बराबर होंगे, अभी आप उस स्थिति में नहीं है। अभी बस मैं इतना कह सकता हूँ कि ये पैरेलल है तो इन दोनों का सम 180 होना चाहिए। 180 माइनस 55, ये पैरेलल है तो इसका सम 180 होना चाहिए। अब मैं ये कह सकता हूँ कि ये लीनियर पेयर एंगल है, एक ही रेखा पर है, तो x प्लस 55 प्लस 40 बराबर 180 डिग्री। तो यहाँ से x कितना आ जाएगा? 180 माइनस 0 माइनस 5 और 5 और 4 9, 95। तो ये कितना आ जाएगा? 85 डिग्री। ये उत्तर है, 85 डिग्री आ जाएगा, यही उत्तर है। किसी बच्चे को अगर डाउट है तो मुझे बताओ। बहुत आसान था ये, सबका उत्तर भी आ गया और ये अच्छी चीज लगती है कि आप सब उत्तर निकाल देते हो। भगवान आपको इसी लायक बनाए रखे कि आप उत्तर निकालते रहो, सब चीजें करते रहो और मैं यहाँ बैठे बैठे ही बाहर का व्यू लेता रहूं। सर अगेन, यार अगेन मत पूछो। देखो, ये 55 तो ये 55, ये 180 माइनस 55, ये फिर वापस 180 में से घटाएंगे तो खुद 55। मैं 55, तू 55, तू मेरा बचपन, मैं तेरा 55। तो x प्लस 55 प्लस 40 डिग्री, उत्तर ये आ गया। बोलो भाई, क्या नज़ारे हैं यार। सामने से मेट्रो गुजर रही है, कारें गुजर रही हैं हाईवे पे। कमाल का स्टूडियो है अपना। किसी त्रिभुज की तीन भुजाएं 7, 11 और a हैं, a का न्यूनतम पूर्णांक मान बताओ, ये कह रहा है। तो देखिए, a का न्यूनतम पूर्णांक मान a 11 प्लस 7 और 11 माइनस 7। 11 में से 7 गया 4, 4 से a 18 के बीच में होगा। 4 से a 18 के बीच में होगा। बोलो, होगा या नहीं? अगर मैं a के न्यूनतम पूर्णांक मान की बात करूं तो 4 से बड़ा होगा तो न्यूनतम पूर्णांक कितना हो सकता है? न्यूनतम पूर्णांक कितना हो सकता है? 5। यही आंसर है। क्या 5 किसी का नहीं आ रहा था? कोई ऐसा बच्चा जिसका 5 नहीं आ रहा था क्रैक का? आ ही रहा होगा। और बोलो भाई, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। त्रिभुज ACE में B और D क्रमशः भुजाओं AC और CE पर बिंदु हैं। ACE में B और D AC और CE पर बिंदु हैं। B और D AC और CE पर बिंदु हैं। गलत लिख दिया सर। AC और CE को ऊपर ही बना लेते। AC और CE, C ऊपर बना लेते। ACE तो B कहां पर है? AC पर बिंदु है B और D कहां पर है? CE पर। BD पैरेलल है AE के, पैरेलल बना ली। AE बराबर 8/3 BD। ध्यान से देखो क्या लिखा हुआ है।
BD को अगर मैं 3 मानता हूं, 3, तो ये 8 है या नहीं बोलो, है। तो अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, अगर ये 3 है तो इस ट्राइंगल का एरिया 3 का स्क्वायर 9 होगा। ट्राइंगल का एरिया 3 का स्क्वायर 9 होगा। इसका 8 का स्क्वायर 64, तो 9 और 64 का अनुपात। क्या मुश्किल था ये सवाल? क्या ये सवाल मुश्किल था क्रैक्स? मैं पूछना चाहता हूं कि क्या ये सवाल मुश्किल था? अगला सवाल पूछ रहा हूं। ये सवाल देख लो, कैट 2017 में आया है। बहुत छोटा सा सवाल है, पेपर में रिपीट हो सकता है। देखो भाई, ABCD एक चतुर्भुज है जो केंद्र O के साथ एक वृत्त में अंकित है। ABCD, ठीक है, केंद्र O के साथ एक वृत्त में अंकित है। यदि COD बराबर 120, COD बराबर 120 और BAC बराबर 30, ठीक है, तो BCD का मान पूछ रहा है, BCD का मान पूछ रहा है। BAC ऐसे खींच लो, अब सही है। BAC कितना दिया है? 30, ये 30 डिग्री। आप मुझे एक छोटी सी बात बताओ, ज्यादा बड़ी बात नहीं पूछता, कि अगर ये DC कॉर्ड, अगर ये DC कॉर्ड सेंटर पे 120 बना रही है तो सरकमफ्रेंस पे 60 बनाएगी, आधा बनाएगी। तो यहां से पता चला कि एंगल A 90 आ गया। अब BCD पूछ रहा है, यानी एंगल C पूछ रहा है, तो दोनों का आमने सामने का जोड़ 180 होगा, तो ये भी 90 होगा। तो सोचो कितना लल्लू सवाल पूछा गया कैट में, कि जो ये CD कॉर्ड है, ये यहाँ पे 120 डिग्री का कोण बना रही है, यहाँ पे आधा बनाएगी, ठीक है, आधा बनाएगी 60, और ये 60 है, ये 30 है, तो ये 90 है, तो ये एंगल C 90 है, ठीक है, एंगल C क्या है? 90। ये सवाल देखेंगे, x माइनस ए स्क्वायर बटे बी प्लस सी, एक्स माइनस बी स्क्वायर बटे सी प्लस ए, एक्स माइनस सी स्क्वायर बटे ए प्लस बी बराबर 4 टाइम्स ऑफ ए प्लस बी प्लस सी। देखो भाई, हमने क्या किया, पुट ए बराबर बी बराबर सी कर दिया, ए बराबर बी बराबर सी पुट कर दिया, कर सकते थे, कोई बड़ी बात नहीं थी, कर दिया हमने। उसके बाद जब हमने ये पुट किया तो x माइनस ए स्क्वायर बटे बी प्लस सी, एक्स माइनस बी स्क्वायर बटे सी प्लस सी, ये कितना हो गया? थ्राइस ऑफ x माइनस ए स्क्वायर बटे 2a बराबर 4 इंटू 3a। ठीक है भाई, इसके बाद क्या हुआ, 3 से 3 कट गया, x माइनस ए स्क्वायर बराबर 8a स्क्वायर, x कितना आ गया? 9a स्क्वायर। ये आ रहा है भाई x, किसी ऑप्शन में आ रहा है 9a स्क्वायर? हाँ जी आ रहा है, डी में, डी इज द करेक्ट आंसर। एकता का उत्तर आ गया, गौरव सरकार का आ गया, सत्यनंदा ढाल का आ गया, दयानंद कुमार का आ गया, अजीत महतो का आ गया। इतने लोगों का जब उत्तर आ जाता है तो ये अपने आप में एक बड़ी बात होती है, हमें खुशी होती है। कुछ नहीं किया, a बराबर b बराबर c रख दिया, सब में x था तो इसको थ्राइस कर दिया, x माइनस ए स्क्वायर बी प्लस सी को 2a, 4 इंटू 3a, तो 3 से 3 कट गया, x माइनस ए स्क्वायर बटे 2a बराबर 4a, x माइनस ए स्क्वायर बराबर 8a स्क्वायर, x आ गया 9a स्क्वायर। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये सवाल देखेंगे, x प्लस 1 बटे एक्स माइनस 2 बराबर 4। इस सवाल का उत्तर बताएंगे, कौन बताएगा सबसे जल्दी? जल्दी फटाफट। गुरुजी गन्ना और देसी की कब पहुंचाना? शुभम तुम बस कहते रहना, पहुंचाना मत। तुम्हारे पास टीम का नंबर है जिससे तुमने कहा था कि मेरी ऋचा से बात करा दो, उसको तुरंत मैसेज करके एड्रेस लेके आ सकते हो, लेकिन तुम्हें यहाँ क्लास में ही बोलनी है सब बातें। देखें, जब कभी ऐसा सवाल आता है तो हमारी कोशिश होती है कि हम सेम टू सेम बनाएं, यानी मैंने इधर भी 2 घटा दिया, अगर मैं 2 घटाऊंगा तो x माइनस 2 प्लस 1 बटे एक्स माइनस 2 बराबर 2 बच रहा है। ठीक है, ठीक है, तो x माइनस 2 प्लस 1 बटे एक्स माइनस 2 बराबर 2 है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि x माइनस 2 की वैल्यू अब डायरेक्ट कह सकते हैं 1 होगी, यानी x कितना आ रहा है? 3। और x अगर 3 है तो 3 माइनस 2 की घात 17, 1 की घात 17, x कितना है? 3, 2 गुणा 3 प्लस x कितना है? 3 माइनस 4 माइनस 1 की घात 12।
कोरिया का बच्चा भी कैलकुलेशन कर सकता है। 1 + 6 + 1 कितना होगा? 8। ये उत्तर है। क्या कोई निकाल पा रहा था 8? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखेंगे। देखो भी जब कभी ऐसा सवाल आता है तो ये तय हो जाता है कि हमें इसकी क्यूब करनी है, बट क्यूब कब करनी है? तो हम जरूरी नहीं है कि पहले y से भाग करें तभी क्यूब करें, हम डायरेक्ट भी क्यूब कर सकते हैं। यानी मैं अगर इसकी डायरेक्ट क्यूब करूं तो 8x की क्यूब माइनस वाई की क्यूब माइनस 3xy, तो 3 दूनी 6xy, ब्रैकेट में a माइनस बी 2x माइनस वाई बराबर 2 की क्यूब करेंगे तो 8 आ जाए। बोलो 8 आएगा कि नहीं आएगा? 8। ठीक है। अब मैंने कहा कि 2x माइनस वाई, 2x माइनस वाई की वैल्यू 2 है, तो मैं यहाँ पे 2 रखना चाहता हूँ। 2 रख दिया मैंने। xy की वैल्यू कितनी है? 2xy, ये पूरा 2xy हो जाएगा। तो इस 2xy की वैल्यू कितनी है सवाल में? 3। तो ये आ गया 8x की क्यूब माइनस वाई की क्यूब। फिर से सुन लो, इसकी वैल्यू 2 और 2xy वहां से 3, 6 3 18 माइनस का 18 बराबर 8। हमने देखा तो ये आ गया 8x की क्यूब माइनस वाई की क्यूब बराबर 18 और 8 26। अब लेकिन हमें y की क्यूब बटे 8 चाहिए, तो हमने इस पूरे को डिवाइड बाई 8 कर दिया। पूरे को डिवाइड बाई 8 करेंगे तो x की क्यूब माइनस वाई की क्यूब बटे 8 बराबर 26 बटे 8 बराबर 13 बटे 4। 13 बटे 4 ये आ जाएगा उत्तर। खेल खत्म। किसी को भी डाउट है तो बताओ। इस सवाल में मैंने कुछ नहीं किया, a माइनस बी की क्यूब का फॉर्मूला लगाया, a की क्यूब माइनस बी की क्यूब माइनस 3ab a माइनस बी बराबर जो भी था उसकी क्यूब। अब 2x माइनस वाई 2 के बराबर है, जैसे ही हम 2 रखा तो ये 2xy हो गया, और यहां से मैं कह रहा हूं कि 2xy कितना है? 3। तो 6 3 18, 18 और 8 इधर आएगा 26, 8 से भाग कर दिया, बात खत्म। ये देखो सेम सवाल है, बिल्कुल सेम सवाल पूछा है। तमीज में आके जो बच्चे उत्तर बता देंगे उनको थोड़ी इज्जत बख्शी जाएगी, जो बच्चे उत्तर बता देंगे उनको थोड़ी इज्जत बख्शी जाएगी। 1 + 4x² + 16x की पावर 4 बराबर 512। तो मैं समझ गया कि ये इसका दूसरा फैक्टर है, तो सीधे उत्तर क्या आ जाएगा? 512 बटे 64, और 64 अट्ठे 512, 8 उत्तर आ जाएगा। सबका आ गया होगा, सबका 8 आ रहा था। देखो अब इसमें एक और चीज क्या है कि जैसे आप देखेंगे कि मैंने क्या बताया कि इसके फैक्टर करने हैं। मान लेते हैं 1 + 4x² + 16x की पावर 4 बराबर 512। तो मैं इसके फैक्टर कैसे करूंगा? जैसे देखो ये 1 का स्क्वायर तो ऑलरेडी है, प्लस ये 4x² का स्क्वायर ऑलरेडी है। मुझे इसका होल स्क्वायर बनाने के लिए 8x² चाहिए भाई, 8x²। लेकिन मेरे पास सिर्फ 4 है, तो मैं क्या करूंगा? 4x² माइनस कर दूंगा बराबर 512। आप समझ गए? मैं क्या कर रहा हूं? पहले a + b का होल स्क्वायर बना रहा हूं। पहले मैं क्या कर रहा हूं? a + b का होल स्क्वायर बना रहा हूं। कैसे? ये लिखो 1 + 4x² का स्क्वायर माइनस 2x का स्क्वायर बराबर 512। ठीक है। अब मैंने 2x जोड़ा, 1 + 4x² + 2x, और मैंने यही क्या कर दिया? 1 + 4x² माइनस 2x। देखिए मैं हर बार अलग तरीके से पढ़ाता हूं। आप अगर कोई बच्चा यहाँ पे मेंस में होगा तो मैंने वहां अलजेब्रा की अलग सीक्वेंस रखी थी, अलग तरीके से पढ़ाया। अब मुझे लगता है तो मैंने अब अलजेब्रा इस तरीके से पढ़ाया कि मैं फैक्टराइजेशन को लास्ट में ले गया। तो जिनको भी लगता है ना ये रह गया वो रह गया, पहले टॉपिक कंप्लीट होने दिया करो, फिर देखो क्या रह गया और क्या नहीं रहा। फिर जो रह गया तो समझ लो वो काम का नहीं है, तभी रह गया। अब देखिए दोस्त, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है सवाल में? इसकी 64। तो 1 + 4x² + 2x × 64 बराबर 512। जब से ये आकाश दोंदियाल हीरो बना है तब से मुझे ऐसे और नाच नाच के पढ़ाना पड़ता है। इसको लगता है जब तक ऐसे नाच नाच के ना पढ़ाओ तो एनर्जी नहीं है। पता नहीं कैसे पागल है, नाचने से एनर्जी जज करते हैं। तब तो अंजलि अरोड़ा में एनर्जी एनर्जी और कुछ है ही नहीं। ये सवाल अब क्लियर हो गया? अब अगर और सवाल पूछूंगा तो कर पाओगे? अब अगर और सवाल पूछूंगा तो कर पाओगे भाई? अब इस सवाल को मैं 2 तरीके से कर रहा हूं, दोनों तरीके जानना बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है। जैसे 2 तो बाहर लिखा हुआ ही है, और cos² x भी लिखा हुआ है, माइनस sec² x भी लिखा हुआ है। ठीक है। और नीचे मैं लिख देता हूं भाई tan² x को sin² x, और ऊपर चला जाएगा तो cos² x।
बराबर a प्लस बी कॉस 2x तरीके से कर रहा हूँ, फिर अपना बेहतरीन तरीका बताऊंगा, मजा आ जाएगा। दो तो बाहर लिखा हुआ ही है। अब मैंने क्या किया, डिवाइड कॉस स्क्वायर एक्स का अंदर गुणा कर लिया। कॉस स्क्वायर एक्स का अंदर गुणा किया तो क्या होगा, 1 माइनस, नहीं कॉस की पावर 4 आएगी, 1 नहीं आएगी, कॉस की पावर 4x और माइनस 1 बटे साइन स्क्वायर एक्स। 2 लिख लिया। इसको मैं फैक्टर कर सकता हूँ ऐसे, कॉस स्क्वायर एक्स, समझना बात को, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1 ऐसे फैक्टर कर सकता हूँ, और कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 1 ऐसे फैक्टर कर सकता हूँ, बटे साइन स्क्वायर एक्स को 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। तो आपने देखा ये इससे माइनस एक बार कट जाएगा, तो ये आ गया -2 और 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। अच्छा, आप इसको क्या लिख सकते हो, -2 कॉस स्क्वायर एक्स। आप चाहो तो एक चीज कर सकते हो भाई, यहाँ पे आप यहाँ पे एक चीज कर सकते हो, ये आ जाएगा। मैं इसमें क्या कर रहा हूँ, -3 कर रहा हूँ और +1 और माइनस कॉमन ले रहा हूँ। देखना सही किया है, 2 कॉस स्क्वायर एक्स -1, बिल्कुल सही किया है। तो आप देखेंगे 2 कॉस स्क्वायर एक्स -1 का फॉर्मूला किस चीज का होता है, अभी आपने फॉर्मूले पढ़े नहीं है, 3 cos 2x। कितना गंदा तरीका है जिसमें आपको इतना कुछ लगाना पड़ रहा है। अब अगर आप इसकी इससे कंपैरिजन करोगे तो क्या होगा, a बराबर -3 आ जाएगा और b बराबर -1 आ जाएगा, कंपैरिजन करोगे तो। कई लोगों को फॉर्मूला नहीं पता होगा cos 2x का, तो मैं बता देता हूँ। cos 2x का फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर एक्स -1। लेकिन कोई बात नहीं, इसको गोली मारते हैं, इस तरीके को भी गोली मारते हैं, और मैंने बता दिया, बस लोगों को लगेगा। आपको याद होगा कल मैंने एक चीज पढ़ाई थी, मैंने कहा था कि अगर ऑप्शन कांस्टेंट हो, ऑप्शन अगर कांस्टेंट हो तो 100% सवाल वैल्यू पुटिंग से होगा। ये बात हुई थी हमारी या नहीं, ऑप्शन कांस्टेंट हो तो 100% सवाल वैल्यू पुटिंग से होगा। अब वैल्यू ऐसी क्या पुट करनी है, मैं देख रहा हूँ किसी एक का मान आ जाए, सबके मान अलग अलग हैं, किसी एक का आ जाए तो बात बनेगी। तो मैंने कहा ऐसा कुछ रख लेता हूँ जिससे बी खत्म हो जाए। तो आपने कहा अगर यहाँ cos 90 आ जाएगा तो बी खत्म हो जाएगा, और cos 90 के लिए मुझे x को 45 रखना पड़ेगा, मानते हो। मैंने x को 45 रख दिया। जब मैं x को 45 रख रहा हूँ तो 2 और ऊपर 1/2 -2 बटे 1 बराबर a। तो मैं देख रहा हूँ कि ये 2 दूनी 4 -3 बटे 2 होगा, तो a कितना आ जाएगा, -3। एक ही ऑप्शन में था a -3। अब अगर आप चाहते हो तो x को 0 रख के भी कर सकते हो, 0 नहीं रख पाओगे तो 30 रख के भी a प्लस बी का मान निकाल सकते हो। 2 इक्वेशन बनेंगी, लेकिन यहाँ जरूरत नहीं है। अगर आप b का मान 30 रखोगे, x का मान, तो यहाँ a प्लस b/2 आ जाएगा। वो भी एक तरीका है, बट ये द बेस्ट मेथड है जहां हमने डायरेक्ट पता लगा लिया, और ये एसएससी सीजीएल प्री 2022 में आया हुआ सवाल है। मैं आपको लेटेस्ट सवालों से अवगत करा रहा हूँ, इसीलिए आपने समझ लिया कि कैसे वैल्यू रखनी है। और सवाल देखेंगे, मजा आएगा। एक इस तरीके का सवाल कर लीजिए, एक सवाल से काफी हेल्प आपको मिलेगी। साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बराबर सी, तो साइन की पावर 6x प्लस कॉस की पावर 6x क्या होगा। तो एक तरीका तो देखिए यही है कि हमें मालूम है कि ये 1 - 3 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स होता है। 1 - 3 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स होता है। उसके बाद साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स बराबर सी। ठीक है, क्योंकि हमें साइन एक्स कॉस एक्स की वैल्यू निकालनी है। ये 1 हो गया, तो मैं यहाँ से एक चीज कह सकता हूँ कि 2 साइन एक्स कॉस एक्स बराबर c - 1। ठीक है, तो c - 1/2 आ जाएगा। ये मैं ये कह सकता हूँ 1 - 3 और c - 1/2 का स्क्वायर। ठीक है, तो 1 - 3 c स्क्वायर, मैंने गलत तो नहीं लिखा, अच्छा मैंने स्क्वायर किया था, तो यहाँ c स्क्वायर होगा, c स्क्वायर -1 होगा। तो c स्क्वायर -1 का स्क्वायर बटे 4 कितना आ जाएगा, 1 - 3 c की घात 4 प्लस 1 - 2c स्क्वायर
बटे 4। तो ये कितना आ गया भाई, 4 माइनस 3 1 माइनस सी की घात 4 प्लस 2c स्क्वायर बटे 4। एक तरीका तो ये है, लिख लो, फिर मैं और तरीके भी बताऊंगा। कुछ गड़बड़ तो हमने नहीं की। 4 तिया 12 रे, वो 3 दूनी 6c स्क्वायर हो जाएगा, मल्टीप्लाई होगी तो 1 माइनस सी की पावर 4 और 3c की पावर 4, 1 माइनस 3c की पावर 4 प्लस 6c स्क्वायर बटे 4। बी उत्तर आ जाएगा, बी। अब मैं इसको वैल्यू पुटिंग से और बता रहा हूं दूसरे तरीके से, आगे लिख के। वैल्यू पुटिंग से और बता रहा हूं। देखें, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, अब मैंने कहा था कि हम इसको वैल्यू पुटिंग से भी करेंगे, तो वैल्यू पुटिंग से कैसे कर सकते हैं, क्या ऐसी वैल्यू है जो हम रख सकते हैं। तो मैंने कहा कि यार मैं x बराबर पहले 0 रख देता हूं, तो c कितना आ गया, 1। c 1 आ गया। c अगर 1 आया तो ये कितना होगा, पहले वाला 6 और 1 7 में से 3 के 4, 1 बटे 4 होगा पहले वाला। दूसरे वाला कितना होगा, 1 होगा दूसरे वाला। और तीसरे वाला कितना होगा, 6 और 3 और 1 10, 5 बटे 8 होगा। चौथा वाला 5 बटे 8 होगा। अब मैंने c जब 1 रख दिया है, x मैंने 0 रख दिया, तो ये भी कितना आ रहा है, 1, और एक ही ऑप्शन में आ रहा है बी। 2016 मेंस में आया था ये सवाल। तो वैल्यू पुटिंग से कर पाया था कोई बच्चा इसे, वैल्यू पुटिंग से कर पाया था कोई बच्चा इसे। ये सवाल देखिए एक और बहुत प्यारा है अपने आप में। जो बच्चा इस सवाल को कर लेगा उसको मेरी तरफ से मिलेगा 1500 करोड़ रुपए का इनाम। तभी समझ में आएगा। देखो भाई, अब ये सवाल है, इन्होंने छायांकित भाग पूछ लिया, ये वाला पूछ लिया, तो अब कॉमन सेंस यही कह रहा है कि जो आप शेडेड रीजन पूछ रहे हो हमसे, शेडेड रीजन जो आप हमसे पूछ रहे हो, वो हम ये कह सकते हैं कि भाई बड़े वाले सेमी में से, बड़े सेमी में से आपके 2 छोटे सेमी घट जाए, 2 छोटे सेमी, तभी तो हमें मिलेगा। बताओ, बड़े सेमी में से 2 छोटे सेमी अगर घट जाए तो बात बन जाएगी, बड़े सेमी माइनस 2 छोटे सेमी। ठीक है, ध्यान से समझना। अब मुझे क्या है, आपने कहा सेमी, तो जी हम निकाल देंगे, लेकिन रेडियस तो बताओ। तो मैंने कहा रेडियस मैं बताता हूँ। तो आपने कहा कि जी BC बराबर 6 है, ये BC 6 है, ठीक है, और BD कितना है, 6√3 है, BD 6√3 है, ठीक है। तो कोई बच्चा मुझे बता सकता है कि ये एंगल कितना होगा। अगर ये 6√3 और ये 6 है, तो आप कह सकते हैं एंगल 60 डिग्री होगा, क्योंकि 60 के केस में ही √3 और 1 का रेशियो बनता है। 60 के केस में ही √3 और 1 का रेशियो बनता है, ठीक है। अब आप देखिए, अगर मैं इसको इससे मिला देता हूं तो आप कहेंगे एंगल इन सेमी सर्कल 90 डिग्री होता है, और ये 60 है तो ये एंगल 30 डिग्री होगा। और अगर ये 30 है तो मैं कहता हूँ ये 1, ये √3, तो 1 की वैल्यू अगर ये √3 की कितनी आ जाएगी, 18। लो जी, आ गई सबकी रेडियस। अब तो सबकी रेडियस आ गई भाई। अब आपके पास 18 और 6 आ गई। तो हम ये कह सकते हैं कि जो 2 सेमी है, जो बड़ा सेमी है उसकी रेडियस है 18 और 6 24 का आधा 12, और जो 2 छोटे हैं उसकी 18 वाले की रेडियस 9 और 6 वाले की 3, क्योंकि ये तो डायमीटर है और डायमीटर का आधा होता है रेडियस। केक ब्रजवासी आपको आ रहा है समझ जी। तो अब देखिए, बड़ा सेमी होगा हाफ पाई r² यानी 12 का स्क्वायर, माइनस हाफ उसमें भी आएगा तो 1 9 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर 144 में से 90 जाएंगे, कितना बचेगा, 54 का आधा करेंगे 27 पाई उत्तर आ जाए। मुझे नहीं लगता कि जिसको भी थोड़ी बहुत बेसिक समझ है वो इन तरीकों को नहीं समझ पा रहा है, मेहनत नहीं कर पा रहा है। चलिए भाई, अच्छा सवाल था, किसी को डाउट है तो पूछ लो इसमें कुछ। वन ऑफ द बेस्ट सवाल है, वन ऑफ द बेस्ट। अगर कर पाएंगे तो मजा आ जाएगा, कर पाएंगे तो मजा आ जाएगा, बहुत अच्छा सवाल है। किसी वृत्त का क्षेत्रफल तब आधा हो जाता है जब उसकी त्रिज्या a घट जाती है। चलिए भाई, एरिया क्या है, आधा हो रहा है, यानी 2 से 1 हो रहा है, ठीक है, 2 से 1 हो रहा है। तो फिर रेडियस क्या होगी, √2 से 1 हो जाएगी रेडियस, √2 से 1 हो जाएगी रेडियस, ठीक है। तो रेडियस कितना घट गई आप बता सकते हैं, आप कहेंगे जी √2 - 1 घट गई, जिसकी वैल्यू a है सवाल में। हमसे इसकी त्रिज्या पूछ रहा है, √2 की वैल्यू पूछ रहा है, 1 की क्या होगी, a बटे √2 - 1,
अगर a बटे √2 - 1 है तो √2 की कितनी होगी, a√2 बटे √2 - 1। अगला सवाल देखिए, जल्दी जल्दी उत्तर बताइए, आगे बढ़ते रहेंगे। 3 सेंटीमीटर भुजा की लंबाई का एक घन और वजन 12 किलो है। उसी सामग्री के समान घन का वजन क्या है जिसकी भुजा की लंबाई 12 सेंटीमीटर है, जिसकी भुजा की लंबाई 12 सेंटीमीटर है। ठीक है, 3 सेंटीमीटर की भुजा की लंबाई के एक घन का वजन 12 किलो है। तो आप समझिए कि जो वजन है, जो वेट है, वो डायरेक्ट वॉल्यूम के प्रोपोर्शनल होगा, और वॉल्यूम प्रोपोर्शनल होता है ए की क्यूब के, होता है नहीं। आप ये कह रहे हो कि जी पहले 3 सेंटीमीटर थी भुजा और फिर भुजा हो गई जी 12 सेंटीमीटर, यानी आपने भुजा को क्या किया है, 4 गुना कर दिया, 1 से 4 हो गई वो। तो फिर वेट क्या होगा या वॉल्यूम क्या होगा, 1 से 4 की क्यूब 64 हो जाएगा, क्योंकि क्यूब के प्रोपोर्शनल होता है। अगर पहले वजन 12 केजी था, एक की वैल्यू 12 केजी थी, तो 64 की 12 से गुणा करेंगे, 12 चौक 48 का 8 हासिल 4, 12 चिंग 72 और 4 76, 768 केजी। यही उत्तर है, यही उत्तर है भाई। 18 सेंटीमीटर व्यास वाले किसी तावे के गोले से 6 mm व्यास वाले एक तार का निर्माण। आपको पता है तार कैसा होता है, देखो ये तार है, तार भी क्या है, एक तरीके का सिलेंडर होता है तार, एक तरीके का सिलेंडर होता है तार। ठीक है, अब इसने कहा 18 सेंटीमीटर व्यास वाले किसी तावे के गोले से, ये गोला है 18 सेंटीमीटर व्यास यानी 9 सेंटीमीटर, इसकी रेडियस नहीं, इसका व्यास ही दे रखा है डी 6 mm, तो रेडियस कितनी आ जाएगी 0.3 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में कर लिया, और लंबाई पूछ रहा है एल, ऊंचाई हो गई एक तरीके से। तो दोनों का वॉल्यूम इक्वेट कर रहा हूँ, 4/3 पाई आर की क्यूब 999 बराबर पाई आर स्क्वायर कितना होगा 0.09 इंटू एल। तो ये इससे कितनी बार कटेगा भाई, 100 बार कट जाएगा, ये इससे पाई से पाई कट जाएगा, 3 से ये 3 बार कट जाएगा। एल कितनी आ जाएगी, 9 तिया 27 चौका 108, और सेंटीमीटर है तो 100 से भाग करके मीटर बना लेंगे, 108 मीटर उत्तर आ जाएगा। कोई बच्चा था जिसका 108 मीटर आ रहा था, विचार का आ रहा है उत्तर। 2 आदमी हैं साइकिल पे एक्स और वाई से एक ही समय में ए से बी की ओर जाते हैं 6 और 8 की स्पीड से। यात्रा के दौरान 15 मिनट तक रुकने के बावजूद वाई एक्स से 10 मिनट पहले पहुंच जाता है। ठीक है, मैं आपसे एक बात जानना चाह रहा हूं, इन्हें डिस्टेंस सेम तय करनी है ए से बी तक, मानते हो, ए से बी तक सेम तय करनी है, जिसमें एक की चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा है और दूसरे की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा है या नहीं। ठीक है, यात्रा के दौरान 15 मिनट तक रुकने के बावजूद वाई एक्स से 10 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो मैं ये जानना चाह रहा हूं कि अगर ये नहीं रुकता तो और कितना पहले पहुंच जाता, बस इतना बता दीजिए। वाई एक्स से, ये वाई है, इसकी स्पीड ज्यादा है, ये पहले पहुंचेगा, अगर ये नहीं रुकता तो इससे कितना पहले पहुंचता, ये बता दीजिए जल्दी, कितना पहले पहुंचता, 25 मिनट पहले पहुंच जाता अगर नहीं रुकता तो। रुकने के बावजूद 10 मिनट पहले पहुंचा है, मानते हैं, यानी कि ये आदमी 25 मिनट कम लेता है, ये बात तय हो गई। डिस्टेंस निकालनी है जो स्पीड इनटू टाइम होती है। तो मैं पहले स्पीड का रेशियो लिखा, स्पीड का रेशियो कितना आ गया 6/8, यानी कि 3/4 आ गया। स्पीड का रेशियो कितना आ गया 3/4। तो फिर भैया टाइम का कितना होगा, आप इसे ऐसे ना लिखते हुए डायरेक्ट टाइम का भी लिख सकते हैं ताकि गलती ना हो, 8/6 यानी 4/3। तो इससे मैं ये पूछना चाहता हूं छोटी सी बात आपसे, अगर ये 4 टाइम ले रहा है, ये 3 ले रहा है, तो ये इससे कितना पहले पहुंच रहा है, 1 पहले पहुंच रहा है।
नीचे वाला ये x है इधर और ये y है। ये 1 मिनट पहले पहुंच रहा है, उस एक की वैल्यू सवाल में 25 मिनट है। तो मैं जानना चाहता हूं आपसे 4 की वैल्यू कितनी होगी, 100 मिनट। अब कोई मुझे बता सकता है कि 100 मिनट के आवर क्या होंगे, आवर। तो देखिए आवर निकालने के लिए 100 को 60 से भाग करना पड़ेगा, 5/3 घंटे। क्या होगा 5/3 घंटे? इज इट क्लियर और नॉट? क्या होगा 5/3 घंटे? ठीक है भाई, इज इट क्लियर? ठीक है, तो टाइम आ गया कि जब ये 6 की स्पीड से जा रहा है तो 5/3 घंटे लग रहे हैं। 6 की स्पीड से 5/3 घंटे, तो डिस्टेंस क्या होगी 6 की स्पीड से 5/3 घंटे में? 10 किलोमीटर। मुझे लगता है आकाश नौटियाल का उत्तर एकदम सही था और वो इस क्लास का सबसे इंटेलिजेंट बच्चा निकलेगा, मुझे ऐसा लग रहा है। हर उत्तर उसका ठीक आता है। अब मुझे बताओ कि आप क्यों नहीं समझ पा रहे हो? मैं बार बार एक ही बात बता रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं सवाल में आपसे डिस्टेंस पूछी जाएगी, डिस्टेंस स्पीड इनटू टाइम होती है। कभी टोटल टाइम दे रखा होगा, कभी टाइम का अंतर दे रखा होगा, कभी स्पीड का अंतर दे रखा होगा, लेकिन कॉन्सेप्ट एक ही है कि अगर डिस्टेंस सेम है तो स्पीड के रेशियो का उल्टा टाइम का रेशियो होगा। बात खत्म। बोलो भाई, कोई डाउट है तो? ए किसी काम को 25 दिन में कर लेता है और बी उसी काम को 15 दिन में कर लेता है, दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे? बताएं भाई, क्या उत्तर होगा? बता सकता है कोई बच्चा? तो मैंने बहुत छोटा सा और टुच्चा सवाल पूछा आपसे। मैंने कहा कि ए किसी काम को 25 दिनों में करता है और वहीं बी उसी काम को 15 दिनों में करता है। एलसीएम 75 आ गया। कैसे? मैंने 25 का पहाड़ा पढ़ा, 25 एकम 25, 25 दूनी 50, 25 तिया 75। अब 25 तिया 75 है, ये एक दिन में 3 काम करेगा। 15 में पंजे 75 है, एक दिन में 5 काम करेगा। मुझे ये काम दोनों से कराना है, ए और बी से। तो मैंने कहा अगर ए और बी का टाइम निकालना है तो हम क्या करेंगे, टोटल वर्क जो कि 75 है और एक दिन में कितना काम करते हैं दोनों मिलके, 3 और 5 8, तो 75/8 उत्तर आ गया। ऑलमोस्ट सबका ही सही था, ऐसा कोई भी बच्चा नहीं था जिसका उत्तर सही नहीं था, ऑलमोस्ट सबका सही था। इस सवाल पे हम और ज्यादा समय नहीं लगा सकते। अब आप देखो कि आपको शर्म आएगी कि मेंस में इस तरीके के सवाल आते हैं और वो भी इसी साल 2022 के ही मेंस में आया। 2022 में जो मेंस हुआ है, आप खुद बताइए कोई लेवल है क्या मेंस का? एक नल एक टंकी को 5.5 घंटे में भर सकता है। एक रिसाव के कारण टंकी को भरने में 8 से ही 1/4 घंटे का समय लगता है। कितने समय में रिसाव से टैंक का 30% हिस्सा खाली हो जाएगा? वाह, क्या सवाल है। देखो, एक नल यानी ए किसी टैंक को 5 से ही 1/2 यानी 10/2 घंटे में भर सकता है। ठीक है, एक रिसाव के कारण टंकी को भरने में इतने घंटे का समय लगा, यानी ए माइनस बी कितना, 8 चौक 32 और 1 33/4 समय लगा। ठीक है, 10/2, ये 10/2 क्यों आएगा, 11/2 आएगा, 11/2। बस केवल एसएससी डिजिट पे खेल रहा है। मेंस में सवाल पूछना है, ठीक है, फ्रैक्शन में लिख दो, लेवल बढ़ गया सवाल का। और बाकी को वो कुछ कठिन नहीं पूछ रहे। जैसे अब यहाँ 33 एलसीएम आ गया, 11 तिया 33 और 3 दूनी 6 लीटर भरेगा। 33 से कम 33 ही 4 भरेगा। अब यहाँ कोरिया का बच्चा भी ये बता सकता है कि अगर ए 6 भर रहा है और ए माइनस बी 4 भर रहा है, इसका मतलब कि बी 2 खाली कर रहा है। इसका मतलब कि बी 2 खाली कर रहा है। बोलो बोलो भाई, मानते हो इस बात को कि नहीं? मानते हो इस बात को कि नहीं कि बी क्या कर रहा है, 2 खाली कर रहा है। अब अगर बी 2 खाली कर रहा है, आप मेरी बात को समझना कि अगर बी 2 खाली कर रहा है तो इसने पूछा है कि 30% हिस्से को कितनी देर में खाली कर लेगा। तो कोई मुझे बता सकते हैं इसका 30% हिस्सा होगा कितना? आप कहेंगे जी 33 गुणा 3/10, यही होगा 3/10, 99/10। अब 99/10 को खाली करना है और एफिशिएंसी खाली करने की -2 है, तो 2 से और भाग कर दिया, तो 99/20 खाली हो जाएगा। 99/20 खाली हो जाएगा। बोलो
कोई भी डाउट अगर है किसी को, इतना छोटे से पुद्दू पुद्दू के सोरुआ, इतना सिंपल सा सवाल था जो कि बच्चों से नहीं हो पाया। मैंने कहा कि 180 लोगों में से 80 लोग ऐसे हैं जो कॉफी पीते हैं और 90 लोग चाय पीते हैं और 30% लोग ऐसे हैं जो दोनों में से कुछ नहीं पीते। यानी मैं एटलीस्ट पीने वालों की संख्या निकालूं कि एटलीस्ट वो लोग बताओ जो कुछ ना कुछ पीते हैं, तो आप कहेंगे 70% लोग हैं जो कुछ ना कुछ पीते हैं। 70% लोग हैं और 70% ऑफ 180 कितना होगा? 18 सत्ते 126, यानी 126 ऐसे लोग हैं जो कुछ ना कुछ पीते हैं। ठीक है, एटलीस्ट। हमने आपको एटलीस्ट का फॉर्मूला क्या बताया भाई? तो अब आपने पता है, आपको पता है कि सवाल में क्या पूछ रहा है, परसेंट ऑफ पीपल ओनली कॉफी। तो मैंने क्या बात बोली थी? मैंने कहा था कि अगर ओनली पूछ ले सवाल में, क्या बोला था मैंने कि अगर ओनली पूछ ले तो हमें चित्र बनाना पड़ेगा, नहीं तो हम नहीं बनाते। तो मैं ओनली निकाल लेता हूं, समझाने के लिए जरूरी है, वरना बिना चित्र के भी कर सकते हैं। देखिए इन दोनों में जो लोग आएंगे वो 126 आएंगे क्योंकि 126 एटलीस्ट कुछ ना कुछ पीते हैं। लेकिन ये लोग कितने हैं? ये 80 और 90 मिला के कितना बैठ रहा है? तो आप कहेंगे 80 90 170 बैठ रहा है। अगर 170 बैठ रहा है तो कितना ज्यादा बैठ रहा है? तो आप कहेंगे 170 ज्यादा बैठने का मतलब 44 ज्यादा बैठ रहा है, यानी 44 लोग कॉमन है। देखो एटलीस्ट का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था? मैंने कहा था एन ए यूनियन बी बराबर एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। ये मैंने बताया था, एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, तो एन ए यूनियन बी क्या होगा? कोई बता सकता है? एन ए यूनियन बी, तो आप कहेंगे एन ए यूनियन बी तो वही 126 लोग। एन ए कितना है? 80, ये कितना है? 90, माइनस एन ए इंटरसेक्शन, यानी मैंने यहां से कॉमन निकाल लिया कि कॉमन लोग कितने हैं। आपने कहा कि जी 80 और 90 170 में से ये घटेगा तो 44 बचे। तो आप चाहते तो फॉर्मूले से भी कॉमन लोग निकाल सकते थे। अब चलो आपने कॉमन निकाल लिया, मान लेते हैं कि आपने चित्र भी नहीं बनाया और आपने कॉमन लोग निकाल लिए। अब आपको पता है कि 80 लोग कॉफी पी रहे हैं, जिसमें 44 तो ऐसे भी हैं, 44 ऐसे भी लोग हैं उसमें जो चाय भी पी रहे हैं। यानी केवल कॉफी वालों की बात करूं तो 36 लोग हैं, 36 लोग हैं। आप चाहो तो यहां भी लिख सकते हो 36, क्योंकि ये वाला डब्बा 80 लोगों का है, 36। अब आपको लेकिन इसका परसेंटेज पूछ रहा है, तो परसेंटेज ओनली कॉफी क्या होगा? ये कॉफी था सी और ये टी था। आपने कहा कि ये 36 बटे 180 गुणा 100, यानी 20% लोग ऐसे हैं जो ओनली कॉफी पीते। बोलो भाई। अच्छा, आप अगर ये जानना चाहते हैं कि गुरुजी कुछ शॉर्टकट बता दो, तो क्या आप चाहेंगे कि मैं इस सवाल का कुछ शॉर्टकट बताऊं बहुत अच्छे से? चलो मैं एक ट्रिक बता रहा हूँ इस सवाल की, प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है कि ध्यान से समझ लेंगे तो अच्छा रहेगा आपको भी और मुझे भी। इसकी फोटो भी खींच लो, जैसे चाहो कर सकते हो, फोटो खींच लो एक बार सॉल्यूशन की, फिर मैं शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ। ठीक है, मैंने मिटा दिया सब कुछ, कुछ करने की जरूरत नहीं है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। देखना, आप भी कहोगे कि यार आप कितने शानदार तरीके से ऐसे सोच के बता देते हो, हमें मजा आ जाता है। देखो ध्यान से, वो तो खैर मैं हमेशा ही मजा काटता हूँ। एक चीज बताओ, ये मैंने चित्र बना लिया, जरूरत नहीं है चित्र बनाने की। ये कॉफी का सेक्शन है, कॉफी, ये टी का सेक्शन। ठीक है, ये कॉफी का और टी का सेक्शन है। ठीक है भाई, क्लियर है? अब मैं एक बात कह रहा हूं आपसे कि ये जो 90 लोग हैं, क्या मैं इसको 50% कह सकता हूं टोटल जनता का? बोलो, कह सकता हूं कि नहीं? बोलो बोलो, कह सकता हूं कि नहीं? 50% की जो 90 लोग हैं 50% टी वाले हैं, यानी यहां से यहां तक 50% लोगों ने घेरा हुआ है। मानते हो नहीं? यहां से यहां तक 50% लोगों ने घेरा हुआ है। अच्छा, 30% लोग ऐसे हैं जो कुछ नहीं पीते, यानी मैं ये कह सकता हूं कि यहां से यहां तक 70% लोग हैं। आप बताओ, आपको केवल इतना पूछा है सवाल में, ओनली कॉफी, तो यहां से यहां तक 70 और यहां तक 50, तो यहां 20 बचेंगे। ओनली कॉफी वाले 20 आ जाएंगे, कोई कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है। बोलो मजा आया कि नहीं? बोलो मजा आया कि नहीं भाई? 50% कैसे आया समझ नहीं आया? किसी को समझ में? योर मेथड इज द बेस्ट मेथड आदर्श। अरे भाई
180 टोटल लोग हैं, 90 लोग चाय पीते हैं, तो 180 का 90 50% नहीं होगा, आधा नहीं है, क्रैक हो क्या बिल्कुल? बोलो, 180 का 90 50% नहीं है। अगर 50% यहां से यहां तक का सफर है और टोटल 70% है, तो इस एरिया में तो 20% लोग आएंगे, और यही पूछ रहा है। इससे ज्यादा खूबसूरत इस सवाल को करने का तरीका नहीं हो सकता, बेस्ट मेथड है। ये सवाल देखिए, अलग सवाल है। सर मैंने उससे वादा किया कि इस साल जॉब लेकर उसके घर रिश्ता लाऊंगा, वो भी पढ़ रही है गवर्नमेंट टीचर के लिए, सर आपको बुलाऊंगा शादी में। जी अभिषेक, मैं अगर किसी एक की भी नौकरी लग जाएगी उसी पे शादी सेट करवा दूंगा, आप टेंशन मत लो। कृष्णन ने एक कैमरा खरीदा और इसकी मूल कीमत से 20% कम भुगतान किया। उसने इसे अपने द्वारा भुगतान की गई कीमत पर 40% लाभ पर बेच दिया। कृष्णन द्वारा मूल्य पर अर्जित लाभ का प्रतिशत कितना था? यार ये तो कितना आसान सवाल है, मतलब कि अगर 100 रुपए का कैमरा खरीदा, 40% कम भुगतान करके खरीदा है, जिसका 100 रुपए मूल्य था, 80 में खरीदा है 20% कम भुगतान करके, और भुगतान की गई कीमत के 40% लाभ पर बेच दिया। 8 चौक 32, 112, तो इसका मतलब अभी भी इस बदतमीज को 12% का लाभ है, अभी भी इस बदतमीज को 12% का लाभ है। कितना सरल सवाल था। क्या इस सवाल में कुछ मुश्किल थी? क्या इस सवाल में कुछ मुश्किल थी? कई बच्चे ये भी कह सकते हैं कि जी 20% कम किया और फिर 40% बढ़ा दिया। 20% कम करने का मतलब 5 से 4 किया, 40% बढ़ाने का मतलब 5 से 7 किया। तो हम कह सकते हैं कि कोई कीमत 25 से 28 हो गई, यानी कितना लाभ है? +3। 3 जो लाभ है वो 25 पे है, तो 100 पे कितना होगा? 12%। यही उत्तर है। ₹1000 के कुकीज केक बॉक्स पर 10% की छूट दी जाती है और 400 रुपए के चॉकलेट के बॉक्स पर 8% की छूट दी जाती है। यदि हम 2 कुकीज बॉक्स और चॉकलेट के 3 बार खरीदते हैं, चॉकलेट के 3 बॉक्स खरीदते हैं, तो हमें कुल कितने % छूट मिलेगी ये बताना है। 2 बॉक्स का मतलब 2000, 2000, 2 बॉक्स का मतलब 2000 नहीं, और 3 बार का मतलब 1200, यही मतलब है। अब कई लोग तो क्या करेंगे, वो पहले देखेंगे कि 2000 पे 10% की छूट, यानी कितनी छूट आ जाएगी? 200, और 1200 पे 8% की छूट कितनी आ जाएगी? 96। तो ओवरऑल छूट कितनी है? ओवरऑल डिस्काउंट कितना है? 296 है। अच्छा, ये 296 डिस्काउंट है कितने पे? आप कहेंगे 3200 पे। तो 100 पे कितना होगा? 0 से 0 कट गई, 32 से भाग लगा दें। ये 32 से कटेगा क्या? कुछ कटना तो चाहिए, नहीं कट रहा तो भी कोई बात नहीं है। 8 से लगा देते हैं भाग। 8 का मतलब 25 और 12, 35/4। 4 नीम 36, 9.25%। ये उत्तर आ गया। ये उत्तर आ गया। एक तो यही सबका आ ही रहा होगा, सबका आ रहा होगा। लेकिन मैं ये कह रहा था इतना लंबा लफड़ा करने की जरूरत नहीं थी। जैसे मैंने ये देख लिया कि 2000 और 1200 का अनुपात कितना है? 5 और 3 का है। 5 और 3, तो 5 वाली छूट 5 गुणा 10 और 3 वाली 8, और बटे 5 + 3 8, 50 और 24 74, यानी 37/4। डायरेक्ट उत्तर आ जाता। इतना कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं थी। जब कभी हमें कोई ये पूछे कि इस पे इतनी छूट, इस पे इतनी छूट, ओवरऑल बताओ, तो हम इसका रेशियो निकाल लेंगे सिंपल। आप समझे, इसका रेशियो है 5 और 3 का। तो अभी मैंने पढ़ाया था ना आपको, कल ही पढ़ाया था कि 5 वाले पे आप 10% की छूट दे रहे हो, तो छूट हो गई 50%। 8 वाले पे आप, 3 वाले पे 8 की दे रहे हो, 24%। लेकिन ये टोटल छूट है 5 और 3 8 पे है, तो 8 से भाग लगा के निकाल लेते। यही उत्तर है, यही उत्तर है। एक बात बस याद रखना, तुम रहो ना रहो, तुम्हारे टॉपर रहेंगे। ये डायलॉग किसका है? अगर ये सवाल पूछा जाए तो इसका जवाब क्या होगा?
आगे बढ़े। देखिए आप पता है इसमें क्या है, देखिए बड़ा दिमाग लगाने वाली चीजें हैं और बड़ी आसान सी भी चीजें हैं। इसमें ये है कि 13 संख्याओं का औसत 63 है, ठीक है, और पहली 7 संख्याओं का औसत 61 है। ये गलत गलत जवाब दे रहे हैं, जो गलत जवाब दे रहे हैं और नाम लिख रहे हैं इनको तुरंत ब्लॉक करो। ये डायलॉग मेरा है, मेरा डायलॉग है कुछ भी। देखो भाई 13 की वैल्यू 63 है, 13 की वैल्यू 63 है। मैं वही कह रहा हूँ, पता है आप लोग ना, मैं आपको बता दूं, जो हमारे पास पढ़ रहे हैं बच्चे, जितने भी बच्चे हमारे पास पढ़ रहे हैं, इसको हम कहते हैं कि ये बहुत ही प्रीमियम स्टूडेंट है। मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ, ये बात आप हल्के में मत लेना। जो यहाँ पढ़ रहे हैं अभिनय मैथ्स ऐप पे, ये सारे बच्चे बहुत प्रीमियम है। ये वो बच्चे हैं जिनके अंदर बहुत दिमाग है और सब कुछ है। तो प्लीज अपने आप को उस गंदी भीड़ में मत शामिल करो। तुम घोड़े हो, शेर हो, उसी लेवल के रहो, अपने आप को भीड़ में मत शामिल करो। मैं बस इतना ही कहूंगा, ठीक है। अब देखिए 7 संख्याओं का औसत 61 है, 7 संख्याओं का औसत 61 है, अगली 7 संख्याओं का औसत 67 है, ठीक है। तो 7वीं संख्या को हटाने के बाद औसत क्या होगा, ठीक है। तो हम कहते हैं कि यार ये -2 है और ये +4 है, टोटल कितना आ गया, +2 × 7। अब कई बच्चे ना 7वां नंबर निकाल देंगे, मैं नहीं निकालूंगा, मैं कहूंगा 7th नंबर कितना है जी, आप कहेंगे 63 + 14 है, ये है ना एक्स्ट्रा पार्ट। तो मैं कहूंगा जब मैं 7वां नंबर हटा दूंगा तो ये 14 ज्यादा लेके भाग रहा है अपने साथ। तो जो 63 औसत था अभी 13 संख्याओं का, जब 12 संख्याओं की बात आएगी तो 63 रहता। अगर केवल 63 निकलता, 14 ज्यादा निकल गया तो ये औसत कम कर देगा 14/12, क्योंकि टोटल संख्याएं 12 हैं, उन 12 में ये 14 बढ़ जाएगा। मैंने 12 से भाग किया तो 12 एकम 12, 2 बचेगा तो 12 एकम 12, फिर 8 बचेगा, 12 छक्के 84। यानी अगर मैं 1.16 इसमें से घटाऊं तो औसत कितना आ जाएगा, 2 घटा लीजिए, 61.84 या 83। बी आंसर। आप में से कोई निकाल पाया था इसका आंसर बी? ट्रिप्लीकेट रेशियो पूछ रहा है। ट्रिप्लीकेट का मतलब ये होता है, ट्रिप्लीकेट मतलब घनानुपात, नॉट तृतीय, घनानुपात। मैं करेक्ट कर रहा हूं यहाँ पे, घनानुपात। क्या होगा घनानुपात? तो 0.2 है और 0.5 है। मैंने कहा इसकी क्यूब करूंगा तो 0.008, अनुपात 0.025, और एक ही ऑप्शन है ऐसा, सी इज द करेक्ट आंसर। मौखिक कर रहे हैं बच्चे, यही चीज अच्छी लगती है। ये सवाल देखेंगे, इस तरीके के सवाल को कैसे अप्रोच करते हैं, बहुत ध्यान से देखेंगे। पहले सवाल नोट कर लीजिए, सवाल पढ़ लीजिए, नोट मत करिए, पढ़ लीजिए ताकि आपको समझ में आए। ये भी CGL मेंस 2018 में आया है। देखो ए ने क्या किया है, पूंजी लगा कर व्यवसाय शुरू किया, 4 महीने बाद ए अपनी पूंजी 50% बढ़ा देता है। तो मैं आपसे कह रहा हूँ, ए ने 2 रुपए लगाए थे 4 महीने के लिए, लगाए थे, उसके बाद इसने इसका 50% बढ़ा दिया, 2 का 50% 1 यानी 3 कर दी, और वो 8 महीने के लिए। तो इसकी टोटल इन्वेस्टमेंट 8 × 24 और 4 दूनी 8, 24 और 8 32 है। मानते हैं ए की टोटल इन्वेस्टमेंट क्या है, 2 रुपए लगाए 4 महीने के लिए, उसके बाद 3 कर दिया, 50% बढ़ा दिया, बचे हुए 8 महीने के लिए। अब बात बी की आती है, बी को पकड़ लेते। बी ने क्या किया है, 3 महीने तक 6 रुपए लगाए, उसके बाद 33 से 1/3% बढ़ा दिया, तो 3 का 33 से 1/3% 1 होगा, अगर 1 बढ़ा दिया यानी अब 4 है, बचे हुए 6 महीने के लिए, 6 चौक 24, 6 तिया 18, 42 आ गया, ठीक है। उसके बाद बारी सी की आती है, तो सी ने क्या किया, 8 महीने बाद 50% पूंजी निकाल ली है, तो उसके 5 रुपए 8 महीने तक थे। उसके बाद उसने क्या किया, बचे हुए 4 महीने में आधा निकाल लिया, 2.5 बचा है, 2.5 चौका 10, 8 पंजे 40, ये 50 आ गया। यानी अनुपात की अगर बात करूं तो 16:21:25 आ रहा है, आ रहा है। वर्ष के अंत में कुल लाभ कितना हुआ, देखिए 5 और 1 6 और 6 12 का 2, 12 का 2 हासिल 1, 2 और 2 4 और 1 5 और 1 6, 62 टोटल लाभ हुआ है। 62 की वैल्यू सवाल में 86800 दे रखी है। एक की कितनी होगी, 62 एकम 62, बचेगा कितना जी, 62 एकम 62, तो 4 और 2 248 बचेगा। तो
4 से कट जाएगा 248, एक की वैल्यू 1400 आ गई। अगर एक की वैल्यू 1400 है तो ए और सी के बीच का अंतर क्या होगा? ए और सी के बीच का अंतर क्या होगा? 25 और 16 का अंतर कोई बता सकता है? 9। 9 की गुणा करेंगे 14 से, 126 पे 2 जीरो, 12,600। क्या ये सवाल मुश्किल था? थोड़ा सा मुश्किल था। क्या था? थोड़ा सा मुश्किल था। एक तरीका ऊपर और बताऊंगा इस सवाल का, ठीक लगता है तो सही है, नहीं तो कोई बात नहीं। दोबारा देखो, एक और तरीका देखो। कई लोग तो इसी में उलझ गए। अरे इसने 2 रुपए लगाए थे 4 महीने के लिए, उसके बाद 50% बढ़ा दिया, यानी 1 बढ़ा दिया। तो कितने दिन के लिए बढ़ा दिया? 8 महीने के लिए। 8 तिया 24, 4 दूनी 8, 32 रुपए लगे हैं इसके टोटल। इसने 3 रुपए लगाए 6 महीने के लिए, उसके बाद 33 से 1/3%, 1/3 बढ़ा दिया, 4 लगा दिए 6 महीने के लिए। 4 6 महीने के लिए लगा दिए, तो ये टोटल आ गया 42। इसने 5 रुपए लगाए 8 महीने के लिए, बाकी फिर 50% निकाल लिया तो 2.5 रह गया 4 महीने के लिए, तो इसका 50 आ गया टोटल। ये चक्कर। अब हम एक चीज क्या करते हैं, जैसे ना एक ये भी तरीका होता है बेटा, मैं आपको बता दूं कि आपको पता है कि आपने 2 रुपए लगाए थे 4 महीने के लिए, ठीक है? आपने 2 रुपए 4 महीने के लिए लगाए थे, और आपने उसके बाद क्या किया? 4 महीने बाद पूंजी को 50% बढ़ा दिया, यानी 3 कर दी। यानी जो आपने 1 रुपया 8 महीने के लिए लगाया, अगर वो फिर एक लेंथी तरीका भी हो जाता है, वो आप कहो तो मैं बताता हूँ, नहीं तो मुझे ऐसी जरूरत लगती नहीं उसको बताने की। ये सवाल एक देख लेना, सीजीएल 2015 में आया था। ऐसा सवाल बीच बीच में कई बार रिपीट हुआ है, आगे भी हो सकता है। 4 अभाज्य संख्याएं आरोही क्रम में लिखी गई हैं। पहले 3 का गुणनफल 385 है और अंतिम 3 का गुणनफल 1001 है। प्रथम अभाज्य संख्या क्या है? प्रथम अभाज्य संख्या क्या है? 4 अभाज्य संख्याएं आरोही क्रम में लिखी गई हैं। पहले 3 का गुणनफल 385 है, अंतिम 3 का गुणनफल, जैसे मैक्सिमम लोगों को ये पता होता है कि जो 1001 है वो 7 11 13 का मल्टीप्लीकेशन है। 7 11 13, तो 7 भी एक अभाज्य संख्या है, 11 भी एक अभाज्य संख्या है और 13 भी एक अभाज्य संख्या है, ठीक है? अब 385 किससे कटती है? आरोही क्रम में लिखी गई थी संख्या। आरोही का मतलब बढ़ते हुए क्रम में लिखी गई थी, और पहले 3 का गुणनफल। तो मैं समझ सकता हूं कि 77 ये बन रहा है और 385 बनाना है, तो 5 तो आएगा ही आएगा। बिना 5 के 385 में अगर अंतिम डिजिट 5 है तो 5 एक फैक्टर होगा। तो 5 7 11 13 हो गया। प्रथम अभाज्य संख्या पूछ रहा है 5। कोरिया का बच्चा बता देगा, ये तो लिखने की जरूरत भी नहीं है, ये लिखने की जरूरत भी नहीं है। अगर 385 आ रहा है तो पहली संख्या 5 होगी होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। ऐसा सवाल भी पहले पेपर में पूछा गया है। कोई धन 6% की दर पर उधार लिया गया, 1 साल के बाद 6800 रुपए वापस कर दिए गए। यानी कोई धन था जो पहले साल 6% पे ब्याज चली, उसके बाद यहाँ पे 6800 रुपए कम हो चुके हैं, यहाँ पे 6800 रुपए कम हो चुके हैं, और अब ब्याज की दर भी 5% हो चुकी है। तो इसने कहा है कि दूसरे साल का ब्याज पहले साल के ब्याज का 11/20 है। दूसरे साल का ब्याज यानी पहले साल का ब्याज अगर 20 है तो दूसरे साल का 11 है। ये कह सकते हैं पहले साल का ब्याज अगर 20 है तो दूसरे साल का 11 है। देखिए एक तरीका तो वही है जो मैंने अभी बताया कि आप 100x करके कर सकते हैं, ठीक है? 100x मान के कर सकते हैं, लेकिन अगर आप 100x मान के नहीं करना चाहते तो मैं दोनों तरीके से इस सवाल को बताऊंगा। ध्यान से समझना, पहले एक बार 100x से देख लो। मान लेते हैं कि आपने 100x लिया प्रिंसिपल, जो पूछा है सवाल में 100x। पहले साल ब्याज कितना आएगा भाई? 6x आएगा पहले साल ब्याज, पहले साल ब्याज ये आएगा। अच्छा सेकेंड ईयर में ये कितना हो जाएगा मैं आपसे पूछ रहा हूँ। आप या तो ऐसे कर लीजिए, इसको ज्यादा अच्छा लगेगा। 6% से ब्याज आया 6x, ये बन गया 106x, बन गया। उसके बाद बेटा हमने इसमें से 6800 रुपए इसके मुंह पे फेंक के मार दिए, मार दिए। अब ब्याज कितना है इसका? 5% है। तो सवाल में ये कह रहा है कि पहले साल के ब्याज का यानी 6x का 11/20 बराबर दूसरे साल का ब्याज कितना है? 106x माइनस 6800। क्या मैं कह सकता हूं कि 5% का मतलब 1/20 है? 1/20 है, बोलो। कह सकता हूं 1/20।
अब आपने देख यार, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए बोल दो कि ये तो जब पिछली क्लास में हो चुका है, तो आप पिछली क्लास जाके देखो, वहां भी मैंने उतने अच्छे से ही समझाया है। एक बच्चा इतना लंबा लंबा कमेंट फेंक के मार रहा है, बाकी के बच्चों को भी डिस्टर्ब कर रहा है। जो चीज एक बार हो चुकी है तो बार बार थोड़ी पढ़ाएंगे एक ही क्लास में, कि जो पिछली क्लास का क्वेश्चन है वही अगली क्लास में करा दे, तब तो फिर सिलेबस में ही 6 महीने लगेंगे। अब मैंने देखा यहाँ पे कि 11 छक्के 66x और ये कितना बचेगा 40x बराबर 6800 आ जाएगा। यानी x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से 170। हमें निकालनी 100x की है, कितनी हो जाएगी 17,000। यही सब बच्चों का उत्तर आ रहा था। ये तरीका तो हो गया 100x का। पहले ये तरीका समझ में आया नहीं, ये बताओ मुझे। ये तरीका समझ में आया नहीं, ये बताओ मुझे। ये वाला तरीका, ये सवाल समझ आया भाई 100x वाला सबको? अगले पेज पे बता रहा हूं, बिना मतलब इतना साफ लिखा है, इसको गंदा नहीं करूंगा। मैंने कहा 100x रुपीज थे, ठीक है, एक साल में 6% से पहले साल 6x ब्याज आई, ये फर्स्ट ईयर है, फर्स्ट ईयर का ब्याज है, और ये 106x बन चुका है। उसके बाद हमने कहा कि हम यहाँ पे 6800 रुपये वापस करेंगे तुरंत, और अब जितना भी अमाउंट बचा है 106x माइनस 6800, इस पे 5% से ब्याज चलेगा। 5% का मतलब 1/20 होता है। तो सेकेंड ईयर का ब्याज कितना आ जाएगा? ब्याज आ जाएगा जी 106x माइनस 6800 गुणा 1/20। ये वाली बात सही है? अब सही है। अब सवाल में ये था कि जो सेकेंड ईयर का ब्याज है ये पहले साल के ब्याज का 11/20 है। तो मैंने 6x का 11/20 किया, बराबर 20 से 20 कट गया, 66x बराबर 106x माइनस 6800, 40x बराबर 6800, x बराबर 170, 100x बराबर 17,000। सर जी तुम्हारी बातें सुन के दुख तकलीफ दूर हो जाता है, राजन रॉ कहते हैं मुझे। तो कैसा लग रहा है पढ़ के? मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर कोई भी कमी लगती है या कोई भी और डिमांड आपकी है कि ये टॉपिक आके मैं पढ़ाऊं, तो आप मुझे बता देना कमेंट करके। कोई टॉपिक ऐसा रह गया जो आपने अभी तक नहीं पढ़ा है तो वो भी मैं आके पढ़ा दूंगा, लेकिन इस बार सिलेक्शन हर हाल में लेना है, और मैं जो बेस्ट आपके लिए कर सकता हूँ, हमारी पूरी टीम लगी हुई है कि किस तरीके से आपको सिलेक्शन तक पहुंचाना है। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।